अस्सलामुअलैकुम बेटा। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में टॉपिक सुना ओहम्स लॉ, बेटा ये आर्टिकल ओहम्स लॉ ऑब्जेक्टिव के लिए, शॉर्ट आंसर के लिए, लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। आपने सारी डिस्कशन मालूमात आपने सुनी टॉपिक ओहम्स लॉ के बारे में। ओहम्स लॉ में आपने एक वर्ड सुना, क्लिक किया एक वर्ड आपने, रेजिस्टेंस। मैंने आपको बताया था कि जब तक आपको ये वर्ड रेजिस्टेंस याद नहीं होगा, आगे 13 चैप्टर आपके लिए मुश्किल है। तो जब आज रेजिस्टेंस के बारे में कुछ अहम बातें, कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आपको बताएंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या है, ये लास्ट लेक्चर में हमारा दूसरा शॉर्ट आंसर था। तो ये जो आज के लेक्चर में बेटा ये सारे पेज पर जितनी इन्फॉर्मेशंस आपको रेजिस्टेंस के बारे में मैं बता रहा हूँ, इनको याद रखें। आप जब भी रेजिस्टेंस का शॉर्ट आए, ये सारी बातें आपने लिखनी हैं जो मैं वजाहत कर रहा हूँ। पिछले लेक्चर वाली बातें भी लिखेंगे आप तमाम। रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर डेफिनेशन है ये आपको ऑलरेडी पहले बताई। रेजिस्टेंस इज डिफाइन एज द मेजर ऑफ ओपोजिशन। रेजिस्टेंस मेजर करता है ओपोजिशन। ओपोजिशन मज़ाहमत, रुकावट। देखिए ना, लफ्ज़ खुद कह रहा है रेजिस्ट करना, मज़ाहमत, रुकावट पैदा करना। रेजिस्टेंस की तारीफ़ क्या है कि रेजिस्टेंस मेजर करता है ओपोजिशन, मेजर ऑफ ओपोजिशन टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और पिछले लेक्चर में वजाहत की थी कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है करंट, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, चार्ज का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, करंट। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या करता है, ऑफर करता है ओपोजिशन, रेजिस्ट करना, ओपोजिशन ऑफर करना, मज़ाहमत, रुकावट पैदा करना। किसके लिए? मोशन ऑफ करंट यानी इलेक्ट्रॉन के लिए। और ड्यू टू देयर कॉन्टिन्यूस बम्पिंग, बम्पिंग का मतलब है कोलिजन। जब इलेक्ट्रॉन मोशन में होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स लगातार बम्पिंग, कोलिजन करेंगे विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन रेजिस्टेंस की ये आपको ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में भी बताई कि रेजिस्टेंस मेजर करता है बेटा क्या, ओपोजिशन। ये ओपोजिशन ऑफर करता है। ये ओपोजिशन किसके लिए है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। जब इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूस लगातार बम्पिंग, कोलिजन करेंगे एटम के साथ, एटम के साथ लगातार कोलिजन करते हुए जा रहे हैं, तो इस मोशन, इलेक्ट्रॉन की मोशन के दौरान जो ओपोजिशन, जो मज़ाहमत, रुकावट पैदा हुई, उसे हम नाम देंगे रेजिस्टेंस। फिर साथ मैंने लिखा है इन सिंपल वर्ड्स, इसी डेफिनेशन को आसान अल्फाज में याद रखने के लिए वी कैन से दैट रेजिस्टेंस अपोजिस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस इस पूरी डेफिनेशन का लुबेलुबाब जी, रेजिस्टेंस अपोजिस द फ्लो ऑफ करंट। किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करेगा तो उस करंट को अपोज कौन करेगा? रेजिस्टेंस। बस नुक्ता याद रखिएगा, रेजिस्टेंस का मतलब है ओपोजिशन, मज़ाहमत, रुकावट। किसके लिए? फ्लो ऑफ करंट के लिए। किसी भी कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हुआ, उस करंट को कंट्रोल करना है, काबू करना है। कितना करंट जाने देना है, कितना रोकना है, करंट को कंट्रोल कौन करेगा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है? अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। रेजिस्टेंस मेजर करता है ओपोजिशन, अपोज। किसके लिए? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि करंट के फ्लो के लिए। तो रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के क्या हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और आपको याद होगा रेजिस्टेंस का
जी बेटा, फार्मूला भी आपको कल बताया था, रेजिस्टेंस आर, आर किसके इक्वल होता है? रेजिस्टेंस आर इक्वल है V ओवर I। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था जी? रेजिस्टेंस का यूनिट अगर आपको याद हो तो वो था OHM, ओहम, साइंटिस्ट के नाम से ओहम, और इस ओहम को सिंबल ये ओहम, ये ओहम। तो रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के बेटा इन्वर्सली हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करेगा? अपोज करेगा फ्लो ऑफ करंट को फ्लो, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स उलट हैं। जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा उतना करंट कम फ्लो होगा, जितनी रेजिस्टेंस कम उतना करंट ज़्यादा। रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ये डेफिनेशन, ये सारा, ये आपके सामने ये डेफिनेशन प्रॉपर और उसका रिजल्ट। अब मैं बेटा आपको बताने चला हूँ कॉन्सेप्चुअल रेजिस्टेंस के बारे में, कॉन्सेप्चुअल व्यू बताने जा रहा हूँ। ये जो अब चंद लाइनें हैं ना, ये वाली, ये जितनी भी ये चंद लाइनें जब तक आपको याद रहेंगी, जिन्हें मैंने ये कॉन्सेप्चुअल व्यू है टर्म रेजिस्टेंस का। ये आपको सिखाएगा। देखें, एक कंडक्टर है, आपने उस कंडक्टर में रेजिस्टेंस नहीं लगाई, फिर भी कंडक्टर खुद से रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। रेजिस्टेंस पैदा कैसे होती हैं, ये लाइनें, ये बेटा बहुत अहम हैं। जिनको ये याद रहेंगी चैप्टर के शॉर्ट आंसर, उनके लिए आसान, उन्हें चैप्टर पर ग्रिप होगी। ये याद रखना, ये कॉन्सेप्चुअल व्यू है, ये मैथमेटिकल था। ये सारी कहानी आपने सुन ली। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस खुद से कैसे पैदा हुई, हकीकतन मतलब रेजिस्टेंस का क्या है। तो कहते हैं जी, रेजिस्टेंस इज द एनर्जी लॉस। रेजिस्टेंस इज द, ये जो वर्ड रेजिस्टेंस है क्या है? रेजिस्टेंस इज द एनर्जी लॉस। रेजिस्टेंस का मतलब आप एनर्जी लॉस, एनर्जी का ज़ाया होना, हम कहेंगे ना कॉन्सेप्चुअल व्यू है कि एक मटेरियल, एक वायर कैसे खुद से रेजिस्टेंस पैदा करती है। तो रेजिस्टेंस इज द एनर्जी लॉस। रेजिस्टेंस बेसिकली, टर्म रेजिस्टेंस का मतलब एनर्जी लॉस ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस बम्पिंग कोलिजन। जब लगातार कोलिजन होगी, इस लगातार कोलिजन की वजह से जो एनर्जी लॉस होगा, ये एनर्जी लॉस रेजिस्टेंस कहलाता है। कॉन्सेप्चुअल व्यू क्या है? रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है बेटा? एनर्जी लॉस है। अब ये एनर्जी ज़ाया हुई, ये एनर्जी कैसे ज़ाया हुई? ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस बम्पिंग, लगातार कोलिजन हो रही है। आपको याद होगा ना, मेटेलिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन रैंडम मोशन थी। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है? एनर्जी लॉस है। ये एनर्जी लॉस ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस बम्पिंग, लगातार कोलिजन बम्पिंग हो रही है और फ्री इलेक्ट्रॉन की। अब याद रखना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन 4 से कोलिजन करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा या फ्री इलेक्ट्रॉन से, या एटम से, या लैटिस ऑफ एन एटम से, या वॉल्स ऑफ कंडक्टर से। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन जब रैंडम मोशन में होगा तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन कोलिजन करेगा। बेटा कोलिजन, फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा नंबर 1 फ्री इलेक्ट्रॉन से, या एटम से, या लैटिस ऑफ एन एटम से। लैटिस ऑफ एन एटम का मतलब बहुत सारे एटम एक ही लाइन में, या वॉल्स ऑफ द कंडक्टर से। अब जितना फ्री इलेक्ट्रॉन कोलिजन ज़्यादा करेगा, बम्पिंग ज़्यादा करेगा, आपको याद होगा पिछले टॉपिक्स में, लास्ट वीक के टॉपिक्स में वजाहत कर चुका हूँ। जब भी कोलिजन होगी, इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन से टकराएगा एटम से, तो वो कोशिश करेगा कि अपनी एनर्जी का ज़्यादातर हिस्सा ट्रांसफ़र कर दूँ, लेकिन सारी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती, कुछ एनर्जी ज़ाया भी होती हैं। जो एनर्जी ज़ाया होगी, दैट कॉल्ड टर्म रेजिस्टेंस, उसे हम नाम देंगे रेजिस्टेंस का। समझ आई
कि एक वायर है, उस वायर के अंदर हमने रेजिस्टेंस लगाई नहीं, कंडक्टर खुद ऑफर कर रहा है रेजिस्टेंस। कैसे? वजह तो बेटा कॉन्सेप्चुअल व्यू क्या है, रेजिस्टेंस इज द एनर्जी लॉस। रेजिस्टेंस एनर्जी लॉस है। ये एनर्जी लॉस कब होगा? जब तक कॉन्टिन्यूस बम्पिंग कोलिजन जारी और सारी रहेगी। अब कोलिजन किसकी? फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, या एटम से, या लैटिस ऑफ एन एटम से, या वॉल्स ऑफ द कंडक्टर से। जितनी कोलिजन का चांस ज़्यादा, एनर्जी लॉस ज़्यादा, उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो ये कॉन्सेप्चुअल, जिन बच्चों को ये 4 लाइनें याद रहेंगी, उन्हें ही रेजिस्टेंस का असल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उनके लिए फर्दर आगे हर टॉपिक समझने में आसानी होगी। ठीक है बेटा। प्रॉपर डेफिनेशन रेजिस्टेंस की बताई, फार्मूला यूनिट बताया, आसान अल्फाज में रेजिस्टेंस का मतलब अपोज करना, किसके लिए? फ्लो ऑफ करंट के लिए। फिर आपको कॉन्सेप्चुअल भी बताया कि रेजिस्टेंस बेसिकली जब कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा, करंट का मतलब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ चार्ज। जब चार्ज फ्लो करेगा तो चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन की मोशन रैंडमली मूव करेंगे, कॉन्टिन्यूस लगातार बम्पिंग कोलिजन होगी। इस कोलिजन की वजह से जो एनर्जी लॉस, दैट कॉल्ड रेजिस्टेंस, उसे हम टर्म नाम देंगे रेजिस्टेंस का। अब बेटा ज़रा गौर करें, मैंने यहाँ वजाहत की मजीद, नैरो वायर, ब्रॉड वायर। अब नैरो वायर यानी आपके पास यूँ समझ लेना, ये नैरो वायर का मतलब ये आपका कंडक्टर है जी, ये जी बेटा। तो अब आप गौर करें, ये आपका कंडक्टर है, नैरो वायर एक तंग सी वायर है। अब देखें ना आप, कंडक्टर आपका इतना है, अब इस कंडक्टर में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन, मोशन उनकी रैंडम। अब जब मेटेलिक नैरो वायर होगी, वायर छोटी होगी, जब बेटा छोटी वायर होगी तो आप यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए रैंडम मोशन जब होगी तो कोलिजन का चांस रहता है ना, मोर कोलिजन। जब आपकी वायर नैरो होगी, जगह वायर का एरिया कम होगा, इलेक्ट्रॉन की मोशन रैंडमली मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन मजीद एटम से, इलेक्ट्रॉन से, लैटिस से, वॉल से बार बार टकराएंगे। कोलिजन का चांस ज़्यादा, जितना कोलिजन ज़्यादा उतनी एनर्जी लॉस ज़्यादा, उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो नैरो वायर के अंदर कोलिजन ज़्यादा, एनर्जी लॉस ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा। और अगर आपके पास ब्रॉड वायर यानी वायर है, अब यूँ समझ लें कि ये वायर है, इस वायर का एरिया ज़्यादा है, आप देख सकते हैं ना एरिया, इसका एरिया ज़्यादा है, इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब वो रैंडमली फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे, एरिया जगह गुंजाइश ज़्यादा है, तो उनकी कोलिजन का चांस कम होगा, लेस कोलिजन, कोलिजन कम, एनर्जी लॉस कम, रेजिस्टेंस कम। तो कॉन्सेप्चुअल व्यू से ये सारी बातें वजाहत कर रहा हूँ मैं। वायर का एरिया डिफरेंट होगा, एरिया कम तो कोलिजन ज़्यादा, एनर्जी लॉस ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा। अगर वायर का एरिया ज़्यादा है, एनर्जी लेस कोलिजन, एनर्जी लॉस कम, रेजिस्टेंस कम। ये सारी बातें आपको रेजिस्टेंस के अंदर हर एक लाइन, हर एक चीज़ आपको लिखना है। इसके बाद हेडिंग दें वेरिफिकेशन ऑफ ओहम्स लॉ बाय ग्राफ। बाय ग्राफ, ग्राफ की बदौलत आप कैसे ओहम्स लॉ को वेरीफाई करोगे जी। अ कंडक्टर इज सेड टू ओबे ओहम्स लॉ। कोई भी कंडक्टर, जी बेटा, कोई भी कंडक्टर ओहम्स लॉ को कब ओबे करेगा जी? इफ़ इट्स रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट। ये बहुत अहम बात है, ये बहुत अहम बात है, शर्त है। रेजिस्टेंस आर बेटा क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट। रेजिस्टेंस आर कांस्टेंट, रेजिस्टेंस आर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। कोई भी कंडक्टर ओहम्स लॉ को कब ओबे करेगा? जब उसमें रेजिस्टेंस क्या रहेगी? कांस्टेंट। ये शर्त है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहना शर्त है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट शर्त है। कोई भी
कंडक्टर ओबे करता है ओहम्स लॉ, तो वो ओहम्स लॉ की शर्त है। देखे ना, ओहम्स लॉ में आपने लास्ट पेज पर ये फार्मूला देखा था आर का, V ओवर आई, आर होता है V ओवर आई, तो V और I के दरमियान ये जो रेशो है R कांस्टेंट होना चाहिए। ये डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ रेजिस्टेंस की। तो बेटा कोई भी कंडक्टर याद रखना, हर नुक्ता अहम ऑब्जेक्टिव है, हर नुक्ता। कोई भी कंडक्टर ओहम्स लॉ को कब ओबे करेगा, जब उसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी। आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने एक ग्राफ बनाया है। ग्राफ के लिए ग्राफ रिलेशनशिप होता है दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान। हॉरिजेंटल आपने पोटेंशियल डिफरेंस V रखा, वर्टिकल Y की जानिब करंट I। ग्राफ आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो करता है दीज टू क्वांटिटीज, ये दोनों V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है जी। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ की ये शर्त है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो R कांस्टेंट रहेगा। इट्स ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्ट्रेट लाइन। V वर्सेस I, V और I के दरमियान बनने वाला ये ग्राफ कांस्टेंट, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ इस बात की निशानी है कि कंडक्टर की रेजिस्टेंस बेटा क्या होगी, कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन ग्राफ इस बात की निशानी है, V और I के दरमियान ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो करता है कि आपका कंडक्टर ओबे कर रहा है ओहम्स लॉ को। V और I के दरमियान बनने वाला ये ग्राफ, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान बनने वाला ये ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये निशानी है, सबूत है कि रेजिस्टेंस R कांस्टेंट है, और ये निशानी है कि आपका कंडक्टर ओबे कर रहा है ओहम्स लॉ। एक और बात आपको यहाँ बहुत दिलचस्प बता दें, ये भी अहम तरीन ऑब्जेक्टिव, अहम तरीन स्लोप। आपसे पूछा जाता है कि I और V के दरमियान ये जो ग्राफ है इसमें बताएं स्लोप क्या है। स्लोप तो बेटा स्लोप होता है डेल Y बाई डेल एक्स। अब Y ओवर x स्लोप है डेल Y बटा डेल एक्स। y एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी है, करंट, तो y ऊपर की जानिब y पर करंट है तो डेल y की जगह करंट, और नीचे x पर क्या है, v, तो ये हो गया I बटा v। I बटा v क्या होता है, 1 ओवर r, 1 ओवर r। तो स्लोप क्या है, स्लोप बेसिकली 1 ओवर r है। 1 ओवर r का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इसे कहते हैं कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उलट बेटा क्या कहलाता है, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उलट क्या कहलाता है, कंडक्टेंस। तो स्लोप बेसिकली क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है। अहम बात, रेजिस्टेंस का उलट, रेजिस्टेंस का उलट, और इसे कहते हैं कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कॉल्ड कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उलट। तो याद रखें ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, कंडक्टर का। कंडक्टर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या बताता है, याद रखना कि आपका कंडक्टर ओम्स लॉ को पूरा कर रहा है, कंडक्टर की रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, और इस ग्राफ में जो स्लोप है, स्लोप किस क्वांटिटी को बयान कर रहा है, स्लोप है 1 ओवर r। 1 ओवर r का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टेंस। ये भी अहम तरीन ऑब्जेक्टिव, हर बेटा नुक्ता, हर बात ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह अगर आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो जिस मर्जी पॉइंट पर आप चेक कर लें स्लोप सेम होगी। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, लाइन हैविंग सेम स्लोप, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ की स्लोप बेटा क्या होगी, सेम होगी। अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ की स्लोप सेम होगी। तो ये बात भी आ गई, आपको मैंने ऑब्जेक्टिव में बताया था जी कि कब कांस्टेंट R और कब 1 ओवर r। 1 ओवर r रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कॉल्ड कंडक्टेंस। ये सारी बातें ओहम्स लॉ की निशानियां हैं, ओहम्स लॉ की। इसके बाद अब हम आते हैं बेटा दो तरह के मटेरियल, 2 टाइप्स, 2 तरह के मटेरियल हैं। चौथा शॉर्ट था ना ओहम्स लॉ का। 2 तरह के मटेरियल्स होते हैं,
एक होता है ओहमिक मटेरियल और एक है नॉन ओहमिक मटेरियल। आपने डिफ्रेंशिएट करना है ओहमिक डिवाइसेस एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस। इन दोनों के दरमियान आपने फ़र्क बताना है कि ओहमिक क्या है और नॉन ओहमिक क्या है। तो पहले बेटा हम ओहमिक मटेरियल के बारे में जी पॉइंट्स हाईलाइट कर लेंगे आप तमाम। ओहमिक क्या है? अ मटेरियल विच स्ट्रिक्टली ओबे ओहम्स लॉ। ऐसा मटेरियल जो स्ट्रिक्टली ओबे करे ओहम्स लॉ को। आपको सारी बातें शराइत इस लेक्चर में भी पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट, उसकी शर्त, कंडीशन। एक ऐसा मटेरियल जो स्ट्रिक्टली ओबे करे, मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई करे, मुतमईन करे, ओहम्स लॉ को पूरा करें, उसे आप नाम देंगे ओहमिक। ये कहलाएगी आपकी ओहमिक डिवाइसेस। ओहमिक क्या है? एक ऐसा मटेरियल जो बेटा क्या करें? ओबे करे, जिसमें ओबे हो, हर लिहाज से ओहम्स लॉ पूरा वैलिड हो, मुतमईन हो, आई और वी एक दूसरे के डायरेक्टली हो, फिजिकल स्टेट भी कांस्टेंट रहे। ऐसा मटेरियल जो ओहम्स लॉ को ओबे करे, दैट कॉल्ड ओहमिक। उसे आप नाम देंगे ओहमिक का। ओहमिक का ग्राफ कैसा होगा बेटा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। जैसे कि ये आपके सामने मेंशन है, आप यहाँ भी बना सकते हैं। आई और वी के दरमियान, वी और आई के दरमियान ये बनने वाला ग्राफ, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो निशानी है ओहमिक की। ओहमिक की निशानी, ग्राफ हमेशा हर वक्त हर जगह स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल है कंडक्टर्स, मेटल्स ये ETC वगैरह वगैरह, ये सब आपके क्या हैं? ओहमिक डिवाइसेस हैं। ओहमिक में हमेशा याद रखेंगे शर्त क्या थी? फिजिकल स्टेट कांस्टेंट रहे। ओहम्स लॉ पूरा ओबे हो रहा है ना, तो फिजिकल स्टेट क्या होगी? कांस्टेंट। फिजिकल स्टेट कांस्टेंट होने का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट, या फिर आप 1/r जो भी कह सकते हैं, कंडक्टेंस कांस्टेंट। ठीक है जी। आर अगर कांस्टेंट आर होगा तो वो भी कांस्टेंट, 1/r तो वो भी कांस्टेंट। आपको ये बात वाज़ेह बताई थी बेटा। ये देखें, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? फिजिकल स्टेट कांस्टेंट। टेम्परेचर आपको पिछले लेक्चर में बताया, टेम्परेचर फिजिकल स्टेट आपकी क्या होगी बेटा? कांस्टेंट। ये ओहम्स लॉ की शर्त है। इसी तरह रेजिस्टेंस आर कांस्टेंट, और ये भी आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि रेजिस्टेंस आर कब कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आर कब होगा? जब ऑब्जेक्टिव में बताया था वी डायरेक्टली आई के, और 1/r रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अभी बताया रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस। ये 1/r कांस्टेंट कब होगा? जब आप मैथमेटिकली यूँ लिखोगे आई डायरेक्टली वी के। पिछले लेक्चर में ये साफ फ़र्क बता चुका हूँ मैं। ये सारी निशानियाँ ओहमिक की हैं। ओहमिक के अंदर ऐसा मटेरियल जो स्ट्रिक्टली ओबे करे, ओहम्स लॉ को पूरा करे, ओहमिक। ग्राफ स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल्स जी, फिजिकल स्टेट कांस्टेंट यानी टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर यूँ लिखेंगे तो आर कांस्टेंट, अगर यूँ लिखेंगे तो 1/r रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस कांस्टेंट। यहाँ एग्जाम्पल में मैंने लिखा है ना आपके सामने, मेटल, ओहमिक की एग्जाम्पल मेटल। तो यहाँ बेस्ट मेटल, जी बेटा बेस्ट मेटल आपके कॉपर और सिल्वर हैं। कॉपर और सिल्वर, कॉपर और सिल्वर ही हमारे बेस्ट मेटल क्यों हैं? दे हैव लो रेजिस्टेंस, इनमें रेजिस्टेंस कम है, स्टोर मोर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी है। बेस्ट मेटल्स आपके कौन से हैं? कॉपर और सिल्वर। बाकायदा आपकी बुक में पेज नंबर 39 पर एक टेबल है 13.1। उस टेबल में मुख्तलिफ सब्सटेंसेस, उनके नेम वैल्यूज़ याद
लेकिन कॉपर और सिल्वर प्रैक्टिकली ज़्यादा इस्तेमाल होता है मटेरियल कंडक्टर। कौन सा? बेस्ट मेटल कॉपर और सिल्वर, क्योंकि इनमें रेजिस्टेंस कम, एनर्जी ज़्यादा स्टोर होने की एबिलिटी। तो ये सारी खूबियाँ किसकी हैं? ओमिक की। साथ यहाँ पर ये वाला ग्राफ आप यहाँ साथ बना दें। ओमिक के बाद अब हम आते हैं नॉन ओमिक के। नॉन ओमिक क्या हैं, ताकि फ़र्क वाजे हो जाए। नॉन ओमिक अ मटेरियल विच डू नॉट, यहाँ डज नॉट नहीं, विच डू नॉट, एक ऐसा मटेरियल, अ मटेरियल विच डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ, दे आर said to be non-ohmic, non-ohmic जी। ऐसा मटेरियल, अ मटेरियल विच डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ, एक ऐसा मटेरियल जो ओहम्स लॉ को ओबे ना करे, जो स्ट्रिक्टली ओबे ना करे ओहम्स लॉ को। ऐसा मटेरियल जो ओबे ना करे, ओहम्स लॉ को पूरा ना करे, दे आर नॉन एज, उन्हें हम कहेंगे नॉन ओमिक। नॉन ओमिक का ग्राफ बेटा जी, ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। शुरू में स्ट्रेट लाइन हो सकता है, लेकिन एट द एंड आप देखेंगे ग्राफ कर्व हो जाएगा, ग्राफ में कर्व लाइन होगी, कर्व लाइन। ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल है सेमीकंडक्टर, डायोड, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, फिलामेंट बल्ब्स वगैरह वगैरह। ये सब मटेरियल आपके क्या हैं? नॉन ओमिक मटेरियल, नॉन ओमिक डिवाइसेस। ऐसे तमाम मटेरियल जो ओहम्स लॉ को ओबे ना करें, जिन पर ओहम्स लॉ वैलिड ना हो, जो ओहम्स लॉ को सेटिस्फाई ना करें, उन्हें कहते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस। जी बेटा, एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। और नॉन ओमिक में ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपका शुरू में एंड में आपके ग्राफ में कर्व लाइन ज़रूर आएगी। ये ग्राफ का कर्व हो जाना शो करता है कि ये नॉन ओमिक मटेरियल है। जी बेटा, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं मतलब कि फिजिकल स्टेट कांस्टेंट नहीं। नॉन ओमिक मटेरियल में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं, फिजिकल स्टेट कांस्टेंट नहीं, यानी कि टेम्परेचर बदल जाएगा, फिजिकल स्टेट बदल जाएगी, रेजिस्टेंस आर बदल जाएगा। ये फिजिकल देख सकते हैं, सारे पॉइंट्स लिखे हैं। नॉन ओमिक डिवाइसेस में फिजिकल स्टेट चेंज, फिजिकल स्टेट बदल जाने का मतलब है टेम्परेचर बदल गया, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं, रेजिस्टेंस बदल गई, एनर्जी इसमें ब्लॉक हो गई। जी, ये सारे पॉइंट्स शो करते हैं। ग्राफ भी बनाना है ओमिक और नॉन ओमिक दोनों में। ये ग्राफ क्लियर बता रहा है कि ये नॉन ओमिक है। ये बेसिकली ग्राफ आप टेक्स्ट बुक में जब रीडिंग कर लेंगे तो वहाँ ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है आपके पास फिलामेंट लैंप का। किसी भी फिलामेंट लैंप में से जब करंट गुजरेगा, आपने सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया, करंट I गुजरा, तो उस फिलामेंट बल्ब से गुजरने वाला करंट, उन I और V के दरमियान जो ग्राफ है ये आपके सामने है। आप क्या करें, एक फिलामेंट बल्ब है, आप बेटा उसे बार बार डिफरेंट आप पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते जाएं। V पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते जाएं। पोटेंशियल डिफरेंस के बदलने से करंट I की वैल्यू बदलेगी। उन्हीं वैल्यूज़ को देखते हुए ये ग्राफ आपके सामने, शुरू में आप देख सकते हैं ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ तक स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है यहाँ तक, जब तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है मतलब I और V एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, फिजिकल स्टेट कांस्टेंट है। लेकिन जैसे ही एट द एंड कुछ टाइम के बाद आप देखें ग्राफ कर्व हो गया। कर्व होने का मतलब है कि अब ग्राफ के अंदर जी ग्राफ अब स्ट्रेट लाइन नहीं, जैसे जैसे ग्राफ जी आपके सामने है करंट I, आप यहाँ इस ग्राफ में देखें ये करंट I
पास हुआ, ज़ीरो से चलना शुरू करते हैं, करंट लगातार करंट बढ़ते जा रहा है। शुरू में इनिशियल स्टेज पर तो ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। जैसे ही ग्राफ कर्व हो गया, इसका मतलब है फिजिकल स्टेट बदल गई, रेजिस्टेंस बदल गई, टेम्परेचर बदल गया जी, टेम्परेचर बदल गया, फिजिकल स्टेट बदल गई, रेजिस्टेंस बदल गई, ग्राफ कर्व लाइन यानी कि ये नॉन-ओमिक है। भाई देखें ना, एक बेटा सादा सी मिसाल आपको देता हूँ। 1000 वाट का बल्ब आपने लगाया, बिल्कुल नया, ग्लो चमक रहा है, सारी रात बल्ब चमकता रहे, तो सुबह आप देखें क्या लगता है, सारी रात तो बहुत दूर है, कुछ देर बाद ही आप देखें बल्ब आपका फिलामेंट बल्ब हीट अप गर्म हो जाएगा। बल्ब के गर्म होने का मतलब है कि उसका टेम्परेचर बदल गया। टेम्परेचर बदलना यानी उसकी फ़िज़िकल स्टेट बदल गई, और जब फिज़िकल स्टेट बदल जाएगी, ये तो ओहम्स लॉ की शर्त ही नहीं है। ओहम्स लॉ की तो शर्त है कि फ़िज़िकल स्टेट कांस्टेंट रहे। तो जब फिज़िकल स्टेट बदल गई, फिज़िकल स्टेट में कोई चेंज आ गया, तो ये ओहम्स लॉ वैलिड नहीं, ऐसा मटेरियल बेटा नॉन ओहमिक। इसी तरह एक और ग्राफ हमारी टेक्स्ट बुक में है, वो भी आप बना लें, वो है सेमीकंडक्टर डायोड का। सेमीकंडक्टर डायोड ये भी हमारी नॉन ओहमिक डिवाइस है, और आप बुक में वो दूसरा ग्राफ बना हुआ है, आप चाहें तो बना सकते हैं। वो ग्राफ भी आप देखेंगे तो बेटा इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, वो ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। इसका मतलब है कि सेमीकंडक्टर डायोड भी नॉन ओहमिक डिवाइसेस हैं। तो बेटा यहाँ ये लेक्चर मुकम्मल करते हैं। लेक्चर नंबर आपका जी 39 और 40, ये दो लेक्चर मिलाएं, एक टॉपिक मुकम्मल हुआ, ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ अच्छी तरह से तैयार करें, और ख़ास तौर पर आपको रेजिस्टेंस का वर्ड क्लियर हो। मैथमेटिक्स क्या है, कॉन्सेप्चुअल व्यू, डेफिनेशन, ग्राफ, हर चीज़ जब तक आपको बेटा ओहम्स लॉ और ओहम्स लॉ में ख़ास तौर पर रेजिस्टेंस क्लियर नहीं होगी, आप फर्दर आगे 13 चैप्टर समझ ही नहीं पाते। 13 चैप्टर में आगे आने वाला हर टॉपिक एक ही वर्ड पर है, और वो वर्ड है रेजिस्टेंस। उम्मीद करते हैं बेटा कि आपने मेरी बातों को तवज्जो से सुना होगा। बार बार वीडियो को सुने, लेक्चर फॉरवर्ड करें, रिवर्स करें, बार बार सुने, खुद से तैयारी करें। सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स मुश्किल है, बहुत टफ टाइम देना पड़ेगा, और आपके फ्यूचर का सारा दारोमदार आपकी सेकेंड ईयर पर है। सेकेंड ईयर में एंट्री टेस्ट, MD-CAT का टेस्ट बहुत मुश्किल है। फ़िज़िक्स बहुत परेशान करेगी अगर आपने फ़िज़िक्स पर तवज्जो ना दी। उम्मीद करते हैं बेटा ये लेक्चर आप तवज्जो से सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।